हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे से होंगे। और यहाँ हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं हमारा पर्यावरण अध्याय का भाग 2। भाग 1 में आपने देखा था कि अपने ने यहाँ पर बात की थी, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की थी, रिक्त स्थानों की बात की थी, सत्य असत्य कथन की बात की थी, सही जोड़ी की बात की थी। यहाँ अब जो बड़े प्रश्न आते हैं जिनको अपने को लिखना होता है, उन प्रश्न की यहाँ पर बात करने वाले हैं। और अपन सारे टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके कोई भी प्रश्न पेपर में अगर आता है तो वो नहीं छूटेगा और आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आएंगे। याद रखिएगा, ये आपको यहाँ कक्षा 10 में तो काम आने वाली है, ये आपकी आगे भी काम आपको आता है, ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो है पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ होता है जो भी चारों ओर की उन बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग जिसके अंदर एक जीव समुदाय रहता है, पर्यावरण कहलाता है। इसका उदाहरण अपन समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं आप रह रहे हैं, आप आसपास में कहीं रहते हैं, ठीक है। उस आसपास में आपको रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हवा की ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको जो है वो प्रकाश की ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको, ठीक है, आपको जल की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये सब जो प्रकृति ने हमें दिया है वो सब आता है पर्यावरण के अंदर। ठीक है, आप पर्यावरण को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप हवा को हटा दें तो वो पर्यावरण हो जाए, तो नहीं होगा। प्रकाश को हटा दें तो नहीं होगा अपने पास। ठीक है, पर्यावरण मतलब जिसमें एक जीव समुदाय रहता है, वो पूरा जो आपका बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग है उसे आप पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आता है। दूसरा अपने पास है परितंत्र किसे कहते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर होता है, परितंत्र किसे कहते हैं। परितंत्र वो तंत्र होता है जिसमें सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में एक आंतरिक संबंध रहता है और उस आंतरिक संबंध की वजह से वो जीवन जो है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, जैसे इस प्रश्न में अगर आप देखें या इस फोटो में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को ज़मीन की चाहिए थी तो ज़मीन भी यहाँ पर है, पानी चाहिए था तो यहाँ पर पानी भी है। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पारितंत्र का एक निर्माण हो रहा है। इसमें यहाँ देखें तो अपन कुछ क्या होंगी, मछलियाँ वगैरह भी यहाँ पर होंगी। वो मछलियाँ जो हैं इन पेड़ पौधों को खा लेंगी, उनको खाने के लिए यहाँ पर दूसरे जो है पशु पक्षी होंगे। तो ये बन गया है एक आपका पारितंत्र। पारितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं अपन इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है अपना पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करें तो अपमार्जक क्या होते हैं, सबसे पहले आपको वो समझ में आना चाहिए। अपमार्जक को आप अपघटक भी कहते हैं। ठीक है, अपघटक भी इनको अपन कहते हैं। ठीक है, अपघटक जो हैं वो यहाँ चित्र से आपको समझ आ रहा होगा। ये चित्र किसका है, इसमें एक पशु की मृत्यु हो गई थी, उस पशु को यहाँ बाहर आपने फेंक दिया था। उस पशु का धीरे धीरे करके वो सड़ गया, वो गल गया। जो सड़ने और गलने का जो काम होता है उसे आप कहते हैं अपघटन। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, अपघटन हो रहा है। और अपघटन जो करता है वो होता है अपघटक। ठीक है, ये आपको याद होगा, ये होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। प्रकृति में सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अपघटन की क्रिया को करना। ठीक है, तो इनकी पारितंत्र में भूमिका भी क्या हो जाएगी, भूमिका हो जाती है कि ये जो आपके पास पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये उनको अपघटन करने का काम करते हैं। जिस अपघटन से यहाँ आसपास की जो मिट्टी है, ये मिट्टी कुछ टाइम के लिए तो आपका प्रदूषित लगेगी, लेकिन बाद में ये उसके उपजाऊपन को बढ़ा देगी। ठीक है, तो उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर बन जाती है, उपजाऊपन बढ़ जाता है। इस तरह से ये अपमार्जक यहाँ पे काम करते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण पत्तियों से देख सकते हैं आप। पत्तियों में भी क्या होता है, तो कहीं पेड़ हैं, पेड़ के नीचे देखा जाए तो आपने बहुत सारी पत्तियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ जो पत्तियाँ हैं वो सड़ने गलने लग जाती हैं, जिसका अपन ह्यूमस बनता है। ह्यूमस मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, तो ह्यूमस जब होता है, खाद जिसको अपन कहते हैं, उससे पैदावार अपनी बढ़ जाती है। तो वो पैदावार बढ़ती है पोषक तत्वों से, और पोषक तत्व ये मिलते हैं, ये अपघटक के द्वारा ही मिलते हैं। अपघटक को ही हम अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने पास कि जैव निम्नीय पदार्थ क्या होते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उदाहरण भी अपने को देना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें नाम से आपको समझ आ जाएगा एक तो कि जैव निम्नीकरणीय, निम्न का मतलब होता है छोटे करना। ठीक है, जो छोटे छोटे
हो जाते हैं। छोटे छोटे होने का मतलब कैसे हो जाते हैं, जिनमें जो आपके जैसे होता है गैसेस निकल जाएंगी, पोषक तत्व निकल जाएंगे, उस तरह की चीज़ों को। ठीक है, तो इस चित्र में देख रहा होंगे आपके पास काफ़ी ज़्यादा छिलके वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना। ये आपके नींबू के छिलके हैं, आपकी सब्जी का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, कुछ टाइम में जो है वो विघटित हो जाएगा, कुछ टाइम में ये अपघटित हो जाएगा। तो जो अपने पास सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, घरेलू अपशिष्ट हैं, मलमूत्र हैं, बाहित मल है, बाहित मल मतलब बहने वाला जो मलमूत्र है वो नालियों में बहता है, उसे अपन कहेंगे। कृषि एवं जंतु के अपशिष्ट, जैसे जिनसे कंडे वगैरह बनाते हैं अपन, गोबर जिसको कहते हैं, वो भी निम्नीकरणीय जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब दूसरा प्रश्न आपको आ जाएगा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, इनका अपने को उदाहरण देना है। तो जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है उनका उल्टा होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, और ये पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। इसका उदाहरण रहेगा जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है। ठीक है, जो कृषि में उपयोग होने वाले कई सारे कीटनाशक हैं, कृषि के रसायन हैं, कृत्रिम रेशे मतलब होते हैं, जैसे मान लो कोई रस्सी वगैरह है जो आपने होती है ना, प्लास्टिक की रस्सी होती है, तो वो रस्सी भी आपकी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होती है। ये छोटे छोटे गैसेस वगैरह में, पोषक तत्वों में आपके विघटित नहीं होते हैं, पर्यावरण को ये प्रदूषित करते हैं। ठीक है, एक प्लास्टिक की बोतल को आप डाल देंगे तो वो लंबे टाइम तक वैसी की वैसी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अपशिष्ट किन्हें कहते हैं, उनका उदाहरण आपको इनको देना है। ठीक है, तो अपशिष्ट क्या होंगे, अपशिष्ट वो होते हैं जो आपके किसी काम को करने के बाद जिनको अपन त्याग देते हैं। ठीक है, उपयोग करने के बाद आप जिनको त्याग देते हैं उन्हें अपन बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, घरेलू अपशिष्ट भी होते हैं, कृषि के अपशिष्ट भी होते हैं, पॉलीथीन आदि। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं क्या हुआ, आपने खाना बनाया, खाना बनाने में जो आपने सब्जी वगैरह के छिलके निकले तो वो क्या हुए, वो अपशिष्ट पदार्थ ही तो हुए। तो वो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, वो वातावरण को कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो सब्जी वगैरह के छिलके हैं इनको आपने डाल दिया, तो कुछ टाइम के बाद में जा कर के वो क्या हो जाएंगे, विघटित हो जाएंगे, और जो अपना मिट्टी है, जो अपनी धरती है उसको उपजाऊ पर मिल जाएगा, पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ आपके जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे मान लो आपका मोबाइल ख़राब हो गया, तो मोबाइल ख़राब होने के बाद मोबाइल को आपने फेंक दिया, तो मोबाइल एक ऐसा है जो कभी आपका अपघटित नहीं होगा, इसका विघटन नहीं हो पाएगा, तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ वो होते हैं जिन्हें हम उपयोग के बाद उनको अपन त्याग देते हैं। ठीक है, वो अपशिष्ट होंगे। अपशिष्ट आपके फायदेमंद भी हो सकते हैं, आपके लिए नुकसानदायक भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो पारिस्थितिकी जो है वो होती है पारिस्थितिक तंत्र की अध्ययन। ठीक है, अगर पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र अपने पढ़ा हुआ था। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है जहाँ पे जीवन जो है वो बना रहता है, अजैव और निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनके बीच में आपसी संबंध जो होता है जहाँ पे बना रहता है उसको अपन पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो नदी का एक एग्जाम्पल लिया, तालाब का एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, तालाब के आसपास में क्या होगा, एक जो है पारिस्थितिक तंत्र वहाँ पे बना रहता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी होती है इस पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। इसका हम अध्ययन अगर करते हैं, इसका अध्ययन अगर हम किसी मतलब उसमें करते हैं, जैसे मतलब विज्ञान में, सिंपल सी बात ये है कि क्योंकि किसी चीज़ का अध्ययन अगर हम करते हैं तो उसे हम विज्ञान बोलते हैं ना, विज्ञान की शाखा जिसमें पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी कहलाती है। अब बात है कि इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो दो टाइप के घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होंगे, जो जीवित होते हैं उनको अपन बोलते हैं जैविक घटक बोलते हैं। अजैविक घटक क्या होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि हवा है, पानी है, ये आपके हो जाते हैं अजैविक घटक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न अपना यही है, जैविक घटक क्या है, कार्य के आधार पर जैविक घटकों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जैविक घटक क्या होते हैं, वो जीवित होते हैं, उन्हें अपन कैसे कैसे बांट सकते हैं, उनको जो है तीन स्तर पर बांट सकते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। ठीक है, उत्पादक एक इनका हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएंगे, अपघटक हो जाएंगे, जिनको अपन अपमार्जक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं जैविक घटक। जैविक घटक का अगर उदाहरण अपने को समझना है तो यहाँ देख रहे होंगे आपके पास ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये पशु पक्षी हैं, है ना, ये कीटाणु वगैरह हैं, ये अमीबा अपने जैसे कीटाणु होते हैं, तो ये सभी किस में आते हैं, ये आ जाते हैं लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं जैविक घटक हैं, ये जीवित हैं। ठीक है, तो
तो ये आपके पास पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। दूसरा ये चित्र आप देख रहे होंगे, इसमें जो अपन ने ले रखे हैं वो आपके अजैविक ले रखे हैं, आपने निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनको यहाँ पर ले रखा होता है, ठीक है। तो अजैविक में कौन कौन से हो जाएंगे, अजैविक में हो जाएंगे अपने पास पानी है, मिट्टी है, हवा है, ठीक है, सूरज है, पत्थर हैं, ये सब जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे अजैविक घटक में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न अपने को यही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास अजैविक घटक क्या होते हैं, इनके उदाहरण आपने समझ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन कि उत्पादक किसे कहते हैं, इनके उदाहरण अपने को देना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो उत्पादक क्या होते हैं, जो अपने खाना का उत्पादन कर सकें, अपना खाना स्वयं बना सकें, उन्हों अपन बोलेंगे उत्पादक। लेकिन इतना सा नहीं लिखना है आपको, इसमें सिंपल सी बात ये लिखना है कि जो अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि ये पेड़ पौधे, और किसका उपयोग करके, वो सौर ऊर्जा का उपयोग करके बनाते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके जो अपना खाना बनाते हैं उन्हें अपन बोलेंगे उत्पादक। पेड़ पौधे इसके लिए आ जाते हैं। फिर अलगी या फिर शैवाल, जिसको अपन चोई बोलते हैं, वो भी आ जाती है, जो कि पानी में पाई जाती है। तो समुद्र में जो आपका सौर ऊर्जा का उपयोग करके खाना बनाते हैं वो शैवाल वगैरह होते हैं, और यहाँ अपने धरती पर जो होते हैं वो होते हैं आपके पेड़ पौधे। तो इन सभी को आप कहते हैं उत्पादक, जिनने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रखी होती है। प्रकाश संश्लेषण एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक शब्द होता है, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है कि सौर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जो आपका जल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उससे अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो होते हैं उत्पादक। याद रखिए पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा हुआ था कि मानव भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ठीक है। मानव प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, जीव जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वो कर सकते हैं जो हरे भरे होते हैं, इनकी पेड़ पौधे। मानव खुद अपना खाना बनाता है, फिर भी अपन मानव को उत्पादक नहीं कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका सिंपल सा अपन ने बात कर रखी थी कि जो मानव होता है वो अपना खाना पकाता है, बनाता नहीं है ना। पकाने का मतलब है कि हमें जैसे चावल बनाने हैं तो हम चावल लेकर के आएंगे, तो चावल कहाँ से मिले थे? चावल अपने पास उत्पादक से ही तो मिले थे। चावल हमें क्या, चावल के खेत से मिले, चावल हमने बोया था, उसको हमने काटा, उससे हमें पास मिले हैं। तो चावल को अगर हम बना रहे हैं तो हम उत्पादक का ही उपयोग कर रहे हैं, हम सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पर। तो जो उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें आप उपभोक्ता बोलेंगे। मानव उपभोक्ता है, ना कि उत्पादक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरे प्रश्न पे आता है आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। आहार श्रृंखला मतलब खाद्य श्रृंखला जो होती है, श्रृंखला का मतलब होता है कि कौन किसको खा रहा है, वो अपने को बताना है यहाँ पर। तो यहाँ आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि यहाँ हरी भरी घास है, हरी भरी घास को कौन खा रहा है? ये खरगोश खा रहे हैं। इन खरगोश को कौन खा रहा है? ये जो है दूसरे प्राणी, सांप वगैरह है वो खा रहे हैं, अजगर हैं उसको खा रहे हैं, और अजगर या सांप को जो है वो गिद्ध खाता है। तो ये बन जाएगी एक खाद्य श्रृंखला। और अजगर और इन सबको जब ये मृत हो जाते हैं तो इनको खाने वाले जो रहते हैं वो अपमार्जक होते हैं, जिनको आप घटक कहते हैं। तो इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला जो है यही होती है। तो आपके पास भोजन रूपी ऊर्जा की जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या अपन खाना क्यों खाते हैं? अपन खाना खाते हैं क्योंकि अपनी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जो आपकी भोजन रूपी ऊर्जा की जैविक क्रमिक रूपांतरण, मतलब एक क्रम से कि भाई ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, इसको खाएगा, इस टाइप से जो है वो ये बनता रहता है, ये श्रृंखला बनती है, इसी को अपन आहार श्रृंखला कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरा प्रश्न अपना, खाद्य जाल या आहार जाल किसे कहते हैं। खाद्य जाल या आहार जाल जो होता है अपना, वो हो जाता है कि अगर देखा जाए आपका एक जो चीज़ है, जैसे मान लेते हैं घास की ही बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर ये जो घास है, इस घास को कौन खाएगा? इस घास को जो है वो ये जो तिल चट्टा है या फिर टिड्डा है वो भी खाएगा। इस घास से आपके पास जो बना हुआ है, मान लेते हैं बीज बना हुआ है, इस बीज को भी तिल चट्टा खा लेगा, ठीक है। इस बीज को चिड़िया भी खा लेगी, इस बीज को ये चूहा भी खा लेगा। तो इस तरह से जो है एक चीज़ को खाने वाले जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, उन सबको अगर हम एक चित्र में प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि वो एक जाल बन गया है। तो खाद्य जाल या आहार जाल उसे अपन बोलेंगे, ठीक है। तो आहार जाल जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर एक जटिल पथ बनाती हैं तो एक जाल सा बनता है, जिसे हम खाद्य जाल या फिर आहार जाल कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। उपभोक्ता किन्हें कहते हैं? आप समझ गए थे, उपभोक्ता क्या होते हैं? जो किसको खाते हैं?
जो उत्पादक को खाते हैं या उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें अपन बोलते हैं उपभोक्ता। यहाँ देख रहे होंगे ये है फूड पांडा। ये फूड पांडा क्या कर रहा है, इन घास पत्तियों को खा रहा है ये, ठीक है, इनका उपभोग कर रहा है। तो ये घास पत्ती क्या थी, ये घास पत्ती जो थी वो आपकी उत्पादक थी। तो जो उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उत्पादकों को जो खाते हैं उन्हें अपन बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है। तो बेजीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सब प्रकार के जंतु जो हैं वो इसका उदाहरण बन जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है अपने पास, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को किन किन भागों में बांटा गया है। तो पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, 3 कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करें अपन तो एक होती है शाकाहारी, एक होती है मांसाहारी, एक होती है सर्वाहारी, ठीक है। तो ये 3 तरह की जो हैं वो उपभोक्ताओं को अपने कैटेगराइज किया है, इनको बांटा गया है। शाकाहारी क्या होते हैं, जो सिर्फ आपकी पेड़ पौधे खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, उनको अपन बोलते हैं शाकाहारी। जैसे अपन इस हाथी की बात करें, यहाँ पर हाथी है, ये क्या करता है, ये सिर्फ पत्तियों पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे शाकाहारी। फिर मांसाहारी क्या होता है, मांसाहारी जो शाकाहारी खाता है, जैसे हिरन है, हिरन क्या होता है, हिरन होता है एक शाकाहारी, और शाकाहारी यानी हिरन को खाता है, मान लेते हैं ये शेर खाता है, तो शेर कैसा हो जाएगा, ये मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है। और जो दोनों को खाता है, शाकाहारी को भी खा जाता है, मांसाहारी को भी जो खा जाता है, उसे अपन बोलेंगे सर्वाहारी। जैसे कि बात करते हैं अपन मानव की बात कर लेते हैं, तो कुछ जो मानव होते हैं वो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाते हैं शाकाहारी। कुछ मानव जो होते हैं वो होते हैं मांस खाते हैं, तो वो हो जाते हैं मांसाहारी। और कुल मानव प्रजाति की अगर हम बात करें तो मानव प्रजाति दोनों चीज़ें खा सकती है, शाकाहारी भी रह सकती है और मांसाहारी रह सकती है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं सर्वाहारी। इसका एक और उदाहरण हो जाता है कुत्ता। कुत्ता भी क्या है अपना, सर्वाहारी है। मैंने पार्ट 1 में सरेका पे एक प्रश्न भी किया हुआ था, उसमें डायरेक्ट पूछा था कि कुत्ता सर्वाहारी है कि मांसाहारी, खालिस्तान जो था उसमें हमने सर्वाहारी भरना होता है, ठीक है। कुत्ता रोटी भी खा लेता है, कुत्ता मांस भी खा लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, दूसरे प्रश्न पे आते हैं अपन। ग्रीन हाउस गैसें किन्हें कहते हैं, उनके नाम भी लिखना है। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, ग्रीन का मतलब होता है हरी गैसें, नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो दिखने में हरी नहीं होती हैं, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, बल्कि ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक शब्द है। ये शब्द आपको मिला जुला मिल जाएगा। एक आपने शब्द और सुना होगा जिसको अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी आपने सुना होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर अपन बात करते हैं तो वो सिंपल सा है कि जो धरती का तापमान है वो बढ़ने लग गया है आजकल। अगर देखा जाए तो मार्च में भी जून के महीने जैसी, मई के महीने जैसी गर्मी पड़ने लग गई है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, मतलब धरती का तापमान बढ़ना एक ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है, वो ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से होती है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैस का अगर आप एग्जाम्पल समझते हैं तो वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। तो ये कैसी गैसेस होती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये करती क्या है, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, जो ये सूरज है, सूरज से क्या होती हैं, आपकी किरणें आ रही हैं, सूरज से यहाँ पे गर्मी आ रही है, तो ये जो गैसें होती हैं, ये गैसें जो हैं इस गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। इस गर्मी को क्या कर लेती हैं, ये अवशोषित कर लेती हैं। ये अवशोषित करने के बाद इससे बाहर नहीं निकलने देती हैं, जिससे गर्मी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ठंड में आपके लिए थोड़ा सा ये फ़ायदा पहुंचा देंगे, बट गर्मी में ये बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा देते हैं। तो ये गैसें ऐसा काम करती हैं, ठीक है। तो गैसें जो हैं प्रकाश में जो ऊर्जा है, सूरज से जो ऊर्जा आ रही है उसको ग्रहण करती हैं और तापमान बढ़ता है तो जो इनको अवशोषित करती हैं, इनको बाहर नहीं निकाल देती, उसे अपन ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से तापमान बढ़ रहा है, उसे अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग अपने लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से, ग्लोबल वार्मिंग से अगर देखें आप तो गर्मी बढ़ जाएगी तो जो नदियों में, तालाबों में पानी भरा है वो सूख जाता है, तालाबों में पानी सूख जाता है, जिससे जीव जंतु या पारिस्थितिक तंत्र जो है अपना वो बिगड़ जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान इसका ये हुआ। देखा होगा आज के टाइम पे देखा जाए तो नदियों में पानी नहीं बचा है। हालांकि नदियों में पानी न बचने का और भी कारण होते हैं, ठीक है, जैसे सिंचाई वगैरह में पानी उपयोग में करने लग गए हैं अपन, लेकिन इसका एक ये बहुत बड़ा कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई है। दूसरा इसका एक और जो है वो नुकसान है, वो है कि जो हिमालय पे बर्फ़ बनी है
या जहाँ पे अंटार्कटिका वगैरह में जो आपके पास ग्लेशियर्स बने हैं, जहाँ बर्फ़ बनी जमी हुई है, वो बर्फ़ धीरे धीरे करके क्या होने लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी। और जब वो अगर वो बर्फ़ आपकी पिघलने लग जाएगी तो समुद्र तल का स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र में पानी ज़्यादा हो जाएगा। समुद्र में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो समुद्र के किनारे जो आपके बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, वो डूबने लग जाएंगे। तो अपने पास ये एक इस ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें का उदाहरण आपको समझ में आना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों से ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो भी आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न भी अपने पास आ गया। ये ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, तो आप समझ गए होंगे। मानव के क्रियाकलापों के फलस्वरूप ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण संपूर्ण पृथ्वी का तापमान बढ़कर सामान्य तापमान से अधिक हो रहा है। यह घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। देख रहे होंगे आप यहाँ पे चित्र में भी तापमान बढ़ता हुआ आपको दिख जाएगा, ये लाल लाल कलर से जो आपके पास दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात की जाए तो वो प्रश्न अपना आ जाएगा ओजोन परत का, कि ओजोन परत क्या है, ये क्यों क्षीण हो रही है। ठीक है, तो जो ओजोन परत है वो ओजोन परत होती है अपने वायुमंडल में समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है ये। ठीक है, तो अपने पास क्या है, जैसे ये अपनी धरती माता है, धरती माता से अगर देखें अपन तो ये जो दूरी है, ये दूरी हो जाती है लगभग, कहीं पे ये 32 किलोमीटर है तो कहीं पे ये 80 किलोमीटर है। तो इस ऊंचाई पे जो एक परत बनी होती है वो कहलाती है ओजोन परत। ये किसकी बनी हुई है, ये ओजोन की बनी हुई है। ओजोन एक्चुअली देखा जाए तो ये एक अपना इसका सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन से बना हुआ एक अणु है। इसका अणु सूत्र जो होता है ओजोन का वो O3 होता है, जैसे ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र होता है वो O2 होता है, जिसे हम सांस लेने में उपयोग करते हैं। और ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है O3 होता है। इस तरह से अपन इसको लिखते हैं। तो ओजोन जो है वो एक अणु सूत्र है, इसकी जो है परत यहाँ पर बन जाती है, इस टाइप से ये परत बन जाती है। ये परत क्या करती है, ये परत जो है वो सूरज से जो भी पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। तो सारी पराबैंगनी किरणों को ये नहीं रोक पाती है, ये ध्यान रहे। पराबैंगनी किरणें 3 टाइप की होती हैं, जैसे चित्र में देख रहे होंगे आपके पास A B C 3 टाइप की होती हैं। तो ये जो है वो C वालों को रोक लेती हैं, जो अपने लिए ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। ए और बी की किरणें, पराबैंगनी किरणें तो अभी भी आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये ओजोन परत आपके पास इस तरह से होती है, जो पराबैंगनी किरणों के को रोकने का काम करती है। और वायुमंडल में हमारे ये सतह से 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि इसमें जो है किससे ये क्यों क्षीण हो रही है, इसको नुकसान पहुंचाने वाला कौन है, इसका दुश्मन कौन है। इसका दुश्मन जो है वो होते हैं, पार्ट 1 में भी अपन ने देखा हुआ था, आपको याद हो गया होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या होते हैं ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जो इसके लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ उपयोग में करते हैं अपन, फ्रिज में उपयोग करते हैं, AC में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को छीण करते हैं, इसमें छेद कर देते हैं। उस छेद से क्या होगा, पराबैंगनी किरणें आने लग जाएंगी। पराबैंगनी किरणें जो हैं वो बहुत सारी बीमारियां जो हैं, कैंसर है जैसे कि, है ना, वो करता है अपने चर्म रोग, ये है करती है। ठीक है, इस तरह से अपने पास ये हो जाता है। अब अपन जो है अगले प्रश्न पे आते हैं, अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो नाम से आपके पास लग रहा होगा कि अम्ल की वर्षा, ठीक है, बिल्कुल आप सही समझे हैं, अम्ल की वर्षा होती है, उसे अपन अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि अब क्या होने लग जाए, ऊपर से अम्ल गिरने लग जाए। अम्ल का उदाहरण क्या होता है, अम्ल का वर्णन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो अम्ल अगर ऊपर से गिरने लग जाते हैं तो हम बोलेंगे कि वो अम्लीय वर्षा हो रही है। अच्छा, होता क्या है ये, अब अम्लीय वर्षा एक्चुअली क्या होता है कि जो अम्लीय गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें अम्लीय गैसें होती हैं। अच्छा, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं जिनका पीएच का जो मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, उसे अपन बोलते हैं अम्ल। ठीक है, तो अम्ल जो होते हैं वो आपके पास गिरने लग जाते हैं। तो वो बनते कैसे हैं, क्योंकि कुछ गैसें होती हैं, जैसे मान लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है गंधक को जलाने से बनती है, फिर अपने पास हो जाता है एक सल्फ्यूरस गैस, इस तरह SO3 गैस भी एक होती है, फिर नाइट्रोजन है, जैसे मान लेते हैं NO2 और ठीक है NO3, इस तरह की जो है वो गैसें बनती हैं। तो ये गैसें जो हैं वो सब जल अपना पर जा रहा है, पानी यहाँ से ऊपर पहुँचेगा, पानी आपके पास पहुँचेगा, और यहाँ जो फैक्ट्री वगैरह है, इन फैक्ट्री से आपके पास ये गैसें निकलती हैं बहुत सारी। तो ये फैक्ट्री से गैसें जो निकली हैं वो गैसें इस तरह की गैसें मिक्स होंगी पानी से, और पानी जो है वो बन जाएगा अम्ल। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। जैसे नाइट्रिक अम्ल बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया,
ठीक है। और ये अम्ल जब नीचे गिरता है वर्षा के रूप में, इसी को अपन कहते हैं वो अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अम्लीय वर्षा के नुकसान क्या क्या होते हैं। इससे जो अपने पुराने बिल्डिंग्स बनी हैं जैसे ताजमहल है, तो ये ताजमहल जो है वो इससे क्षय हो रहा है, ताजमहल को ये नुकसान पहुंचा रही हैं अपनी, है ना, ज़मीन को भी ये प्रदूषित करती हैं, तो इसलिए अम्लीय वर्षा नुकसानदायक होती है। अच्छा, ताजमहल से एक और चीज़ याद आ रही है, आपको पता होगा कि ताजमहल जो है उस ताजमहल से या उस ताजमहल के आसपास की जो फैक्ट्रियां थीं वो बंद करवा दी गई हैं, और उनका बंद करवाने का कारण जो है वो क्या है, वो यही एक कारण है कि वहाँ की जो वायुमंडल था उस वायुमंडल में गैसेस बहुत सारी पहुंच गई थी, जिससे अम्लीय वर्षा होने लग गई थी, जिससे ताजमहल को नुकसान हो रहा था, तो उसे बंद करवा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपन। तो अब हैं ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किस तरह से प्रभावित करते हैं अपने को वो बताना है। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, जो सूक्ष्म द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब ये किस तरह के होते हैं, ये आपके पास दो तरह से प्रभाव आपके पास डाल सकते हैं। क्या प्रभाव हो सकता है, एक प्रभाव हो सकता है आपके पास कि जैसे अगर इनकी मात्रा बराबर रहे, मतलब उतनी ही मात्रा हो जितना सूक्ष्म जीव इनको अपघटित कर सकें। ठीक है, मात्रा कितनी हो, मात्रा कम हो, जिससे कि ये सूक्ष्म जीव जो हैं इनको अपघटित कर सकें, जिनको विघटित कर सकें, तो इससे क्या होगा, ये उपयोगी हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी मात्रा आप ज़्यादा बढ़ा दें तो ये प्रदूषित करने लग जाते हैं, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कम होंगे यानी कि सही मात्रा में होंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, फ़ायदे का काम है ये। और अगर ये ज़्यादा हो गए तो ये फिर नुकसान का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह से आपको प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब दूसरे प्रश्न की बात अपन यहाँ पे करते हैं। ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। क्या होते हैं, ये पदार्थ कचरे की तरह एकत्रित होते रहते हैं तथा इनका प्रबंधन करना कठिन होता है तथा ये प्रदूषण पैदा करते हैं। तो ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, जो आपके विघटित नहीं होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर तक स्थानांतरित होने के कारण इनका जैविक आवर्धन होता है। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है ये। ठीक है, एक तो क्या हो रहा है कि ये फायदा तो कहीं से करते नहीं है। ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं ये फायदा कहीं से नहीं करते हैं, ये एक तो प्रदूषण करते हैं और दूसरा इनसे होता है जैविक आवर्धन। प्रदूषण कैसे कर रहा है, जैसे मान लेते हैं आपने बहुत सारी पन्नी वगैरह देखी होंगी, जहाँ पन्नी वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं, कचरे में अपन पटक देता है, वहाँ पे कुछ फसल वगैरह नहीं हो पाती है, वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है, पानी भी प्रदूषित हो जाता है। तो प्रदूषण तो ये कर ही रहे हैं। साथ में जैविक आवर्धन, ये जैविक आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो जैविक आवर्धन जो है वो सिंपल सी बात ये होती है कि आपने कीटनाशक का छिड़काव किया सब्जी के ऊपर, उस सब्जी को आप जो है लेकर के आए, आपने उस सब्जी को खाया, तो सब्जी में जो कीटनाशक डाले हुए थे वो कीटनाशक आपके शरीर में पहुंच जाएंगे, आपके शरीर में ये इकट्ठे होते रहेंगे और आपकी उम्र में आप कितने ज़्यादा जो है सब्जियां खाते हैं तो उतने ज़्यादा कीटनाशक आपके शरीर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अपघटित नहीं होते हैं। इसी को अपन कहते हैं जैविक आवर्धन। और इसी इकट्ठी या जो संचयन जैविक आवर्धन का हुआ है वो आपके लिए कई सारी बीमारियां बनाता है, कई सारी बीमारियां इससे होने लग जाती हैं। इसका एक उदाहरण बीमारी का है, आपको कैंसर होने लग जाता है, आपको जो है हार्ट अटैक की बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो जैविक आवर्धन आपके लिए नुकसानदायक होता है। खैर आगे बढ़ते हैं अपन, अगले प्रश्न पे आता है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दी तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। पोषी स्तर क्या होता है, पोषी स्तर की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो वो होता है पोषण का स्तर होता है। ठीक है, पोषण का स्तर मतलब खाना अपन जो खा रहे हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को जहाँ भोजन अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, भोजन का जो है स्थानांतरण कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे ये पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों को कौन खाएगा, ये खरगोश खाएगा, खरगोश ने इनका भोजन कर लिया, तो ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई। तो इसमें ये क्या हो गया, ये बन गया एक स्तर, ये वाला बन गया, दूसरा स्तर ये हो गया, तीसरा स्तर ये हो गया, इनको जो खा रहा है वो ये खा रहा है तो चौथा स्तर हो गया, इनको जो खा रहा है वो पांचवा स्तर हो गया। तो इस तरह से क्या बनता है, ये जो होता है वो पोषी स्तर होते हैं जिनमें भोजन अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है आहार श्रृंखला में पोषी स्तर का उदाहरण अगर बताना है तो आप इसी को आप बना सकते हैं। किस तरह से लिख देंगे, आप लिख देंगे नीचे जैसे घास हो जाएगी, घास को यहाँ खाने वाला जो होता है वो होता है खरगोश। ठीक है, यहाँ पे खरगोश लिख देंगे, खरगोश को जो है वो खाने वाला होता है वो जाएगा अजगर, मान लो यहाँ पे खा लेता है, अजगर को कौन खा लेगा, यहाँ पर गिद्ध खा लेता है, गिद्ध आप लिख देंगे, और गिद्ध को जो है वो कौन खाते हैं, वो आपके खाते हैं ये आपके जो कहें कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव यहाँ पर आएंगे जो अपघटन का काम करते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर
दूसरी जो बात होती है वो होती है कचरा निपटान की समस्या को कम करने में आप क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो कचरा निपटान की समस्या को अपन कैसे निपटा सकते हैं, तो इसको निपटाने के लिए आपकी सिंपल सी तरीका होता है कि एक होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का आप उपयोग ही करना बंद कर दें। ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ मतलब कैसे होंगे, जैसे प्लास्टिक है या पॉलीथीन है, तो प्लास्टिक या पॉलीथीन का आप उपयोग ना करें। इनकी जगह पे आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप थैला लेकर के जाएं, कागज़ से बनी चीज़ें आप उपयोग में करें, जूट की बनी हुई चीज़ें उपयोग में करें। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो है वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ बनेंगे ही नहीं, तो अपन इसमें योगदान कर सकते हैं। दूसरा योगदान क्या हो सकता है कि हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो हैं उनका पुनः चक्रण कर लें। जैसे मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण कर लें, प्लास्टिक का पुनः चक्रण कर लें, रिसाइकिल इसको कर लें। तो देखा होगा आपने कि पन्नी बीनने वाले रहते हैं, पॉलीथीन बीनने वाले रहते हैं, ये जाकर के कहीं और दूसरी जगह जाते हैं, इनसे फिर उसे जला करके दोबारा से जो है पॉलीथीन आपके पास बनती है, फैक्ट्री वगैरह में इस तरह का काम होता है। तो 2 तरीके हैं जिनसे हम कचरा निपटान की समस्या को कम करने में योगदान अपना दे सकते हैं। इस प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है और आ भी सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जो है कचरे वाली गाड़ी आ रही है, कचरे वाली गाड़ी में आपके एक होता है कि जिसमें आप ऐसा कचरा डालें, जैसे कि सब्जी वगैरह है वो डालेंगे तो वो आप घटित हो जाएगी, तो उसे अपनी तरफ डालें। फिर दूसरा जैसे पॉलीथीन वगैरह है, इनको अलग अलग करके डालें, जिससे क्या हो जाएगी, वो अलग ले जा करके उनका जो है वो पुनः चक्रण वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास हो जाता है ये। तो अब यहाँ क्या हो यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें। ठीक है, मतलब क्या हो जाए कि हमने एक कोई फूड यहाँ पर चेन ले रखी है, खाद्य श्रृंखला कोई ले रखी है, जैसे इस तरह की कोई मान लो खाद्य श्रृंखला यहाँ पर ले रखी है। इस खाद्य श्रृंखला में मान लो हमने जो है सारे खरगोशों को ख़त्म कर दिया। ठीक है, मान लो सारे खरगोशों को ख़त्म कर दिया। सारे खरगोशों को ख़त्म करने से क्या हो जाएगा आपके पास कि ये जो लोमड़ी है, लोमड़ी मान लो खरगोश को खाती है, तो भाई लोमड़ी के लिए तो खाना नहीं बचेगा। तो लोमड़ी के लिए जब खाना नहीं बचेगा तो लोमड़ी की संख्या दिन पर दिन क्या होने लग जाएगी, काफ़ी कम होने लग जाएगी, और यहाँ पर जो घास है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, उसके जो उच्च स्तर के जीव हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे तथा नीचे वाले पोषी स्तर के जीवों की संख्या जो है अत्यधिक बढ़ती जाएगी और फिर उनमें जीवन संघर्ष होगा। जैसे मान लो अगर अपन ने क्या कर दिया, मान लो चीता खत्म हो जाता है, चीते के लिए कितना काम क्यों किया जा रहा है, मान लो चीता खत्म हो जाता है, चीता खत्म हो जाएंगे मतलब हिरण को खाने वाला कौन है, चीता है। तो आपके जब चीता नहीं बचेगा तो हिरण बहुत सारे हो जाएंगे, हिरण बहुत सारे हो जाएंगे तो जो घास फूस है वो आपकी ज़्यादा खाने लग जाएंगे, ज़्यादा खाने लग जाएंगे तो घास फूस खत्म हो जाएगी, घास फूस खत्म हो जाएगी तो बाकी चीज़ जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हमारा ये अध्याय है वो समाप्त होता है। और इस अध्याय में आपने जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनका डिस्कशन अच्छे से कर लिया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने यहाँ पर देख लिया है, इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा और पेपर में आते हैं तो आप इनको लिख लीजिएगा, आपके कोई भी मार्क्स इसमें से नहीं कटेगा, इससे कोई आपके बाहर प्रश्न भी नहीं बनने वाला है। अगर इससे आपने दोनों भागों को अच्छे से समझा हुआ है तो आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं। अच्छा, इस तरह के प्रश्नों के लिए, इसी तरह के आप और रिवीजन करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बताइए, आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे में से पूरे आएँ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, ऐसी ही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत।